नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे तीसरे चरण के मतदान की, केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ईडी से सवालों की, देखेंगे राहुल गांधी की मोदी सरकार पर साधे निशाने को सोनिया गांधी ने दिया क्या संदेश, जानेंगे मुस्लिम आरक्षण पर लालू ने चला क्या बड़ा दाव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई खतरे में, 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन लिया वापस। पतंजलि मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की रडार पर सेलिब्रिटी, कहा सेलिब्रिटी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए जिम्मेदार। पतंजलि केस में विवादित बयान पर आईएमए प्रेसिडेंट को नोटिस, अगली सुनवाई 14 मई तक, मांगा एससी ने जवाब। चंद्रबाबू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, कोर्ट ने 10 हफ्ते के बाद की तारीख दी। आंध्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी थी। और शेयर बाजार में गिरावट, 383 अंकों की गिरावट के साथ 73,511 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 140 अंकों की गिरावट के साथ 22,302 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों में आज तीसरे चरण की वोटिंग का काम पूरा हो गया। तीसरे चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई। पहले 2 चरण की तुलना में तीसरे चरण में मतदाताओं में ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। कुछ स्थानों पर छुटपुट टकराव की खबरें भी आईं। चुनाव आयोग में सबसे ज्यादा शिकायतें यूपी से पहुंची। तो कैसा रहा मतदान का तीसरा चरण और कितनी हुई वोटिंग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तीसरे चरण में 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग का काम पूरा हो गया है। पहले 2 चरणों की तुलना में तीसरे चरण में जबरदस्त वोट पड़े हैं। शाम 6 बजे 63% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। ये शुरुआती आंकड़े हैं। अंतिम आंकड़ों में ये संख्या 70% के भी पार जाने की संभावना बताई जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सीटों पर 66.89% वोट डाला गया था। यानी अंतिम आंकड़े सामने आए तो ये तय माना जा रहा है कि तीसरे चरण में 2019 की तुलना में ज्यादा वोट डाला गया है। तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव था उनमें सबसे ज्यादा वोटिंग असम में हुई। असम में 78% के करीब मतदान हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल में 77% वोटिंग हुई। यहाँ मुर्शिदाबाद में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी खबरें दिन भर आती रही। इसके अलावा गोवा में 75%, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 69% वोटिंग हुई है। दादरा नगर हवेली 65%, दमन दीव में 69%, मध्य प्रदेश में 65% मतदान हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में 58 और महाराष्ट्र में सबसे कम 56% लोगों ने वोट डाले। आज वोटिंग के बाद कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सपा नेता डिम्पल यादव, पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सहित 1331 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया। चुनाव परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया है। आज वोटिंग के बीच लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से कई सवाल पूछे, लेकिन आज कोर्ट ने जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया। तो क्या हुआ कोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने लगभग 2 घंटे तक दलीलें रखी। कोर्ट ने भी कई अहम टिप्पणियां की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को राहत देने के संकेत भी दिए। जमानत की शर्तें भी तय कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी अंतरिम जमानत पर विचार सिर्फ चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। राजू ने कहा कि केवल अगर वो प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आसमान नहीं गिर जाएगा। बहस के दौरान कोर्ट ने भी ईडी से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठना था। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। हम असाधारण मामले में अंतरिम राहत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि केजरीवाल को अगर जमानत दी जाएगी तो ये सशर्त होगी। वो सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे।
ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम ये नहीं चाहते। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। लंबी बहस के बाद भी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। कोर्ट की टिप्पणियां बता रही हैं कि केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिल सकती है। केजरीवाल बाहर आए तो सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी। वैसे अभी भी बीजेपी के सामने कम मुसीबत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं। आज भी राहुल ने मोदी सरकार की नीतियों पर करारा तंज कसा तो सपा चीफ अखिलेश ने भी कई सवाल उठा दिए। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों का जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। चुनावी रैलियों में राजनेताओं के भाषण भी दिन प्रतिदिन तीखे होते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में 2 रैलियां की। राहुल ने इस दौरान अग्निवीर योजना से लेकर आदिवासियों के हक तक मोदी सरकार पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना आर्मी लेकर नहीं आई थी, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, नई संसद भवन का उद्घाटन किया, लेकिन देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इसलिए वे आपको कहीं नजर नहीं आए। नरेंद्र मोदी ने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया, उनके दिल में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल ने झारखंड में हुकार भरी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही सरकार है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पाई और 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन में 1000 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर खींचतान हो रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो। उसके नेता आत्मतुष्टिकरण के लिए बयान दे रहे हैं। ये लोग चतुराई से बातें करते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो वहीं रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में 12 दिनों तक रहेंगी और इस दौरान रोज वो लगभग 20 छोटी बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगी। वहीं पीएम मोदी ने भी एमपी के खरगोन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके वोट ने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त कर दी। अब आपको तय करना होगा कि देश किससे चलेगा। चौथे चरण का प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा तो सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। तो क्या कहा सोनिया ने और खड़गे ने क्यों लिखी चिट्ठी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए जनता से अपील करते हुए एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करने के पीछे है। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ ही देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया है। हमारा न्याय पत्र और हमारी गारंटियों का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदायों को ताकत देना है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। सोनिया गांधी ने जनता को संदेश दिया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने चुनाव के प्रबंधन में आयोग की विफलताओं के खिलाफ इंडिया गठबंधन से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने आयोग द्वारा जारी मतदान आंकड़ों में विसंगतियों और रजिस्टर्ड वोटर्स के आंकड़े पेश न किए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने लिखा कि भारतीय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। चिट्ठी में खड़गे ने सवाल किया कि आयोग ने मतदान प्रतिशत डेटा जारी करने में देरी क्यों की? क्या ईवीएम को लेकर कोई समस्या है? क्या ये अंतिम परिणामों को डॉक्टरी करने का प्रयास हो सकता है? कांग्रेस इस बार बीजेपी को कोई भी मौका नहीं दे रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी चीफ लालू यादव ने मंडल कमीशन लागू की बात कहते हुए साफ कर दिया कि सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े को आरक्षण दिया गया था और अल्पसंख्यक समाज को भी इससे दूर नहीं रखा जा सकता। जरूरत पड़ी तो 50% आरक्षण की लिमिट समाप्त की जाएगी। इंडिया सत्ता में आएगा और ये लिमिट समाप्त की जाएगी। और क्या कहा लालू ने, देखिए ये रिपोर्ट।
बिहार में मतदान के दौरान लालू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। लालू ने कहा, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, हर तरफ बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पक्ष में सारा मतदान हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो इतना डर गए हैं कि वो सभी को भड़का रहे हैं। एनडीए कह रही है कि बिहार में जंगल राज होगा क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इस दौरान लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण पर भी बयान दिया। उन्होंने आरक्षण की बात कहकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। पीएम मोदी के बयान पर लालू यादव ने कहा कि वो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये बात जनता समझ गई है। साथ ही एनडीए के 400 पार के नारे पर कहा कि वो खुद ही पार हो गए हैं, इसलिए 400 पार बोल रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक चुनावी सभा में मुस्लिम आरक्षण पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी के बयान के बाद से ही देश भर में सियासत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव का ये बयान पीएम मोदी का काउंटर है। विपक्षी दल की रणनीति से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है तो एनडीए के सहयोगी दलों ने भी बीजेपी को मुश्किलों में डाल रखा है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का मामला बीजेपी के गले में लटक गया है। इस मामले में पीड़ित महिलाओं की बढ़ती मुश्किलों ने सभी को चिंता में डाल दिया है तो कर्नाटक एसआईटी की कार्रवाई भी तेज हो गई है। कर्नाटक में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बन चुके प्रज्वल रेवन्ना के मामले में जांच जारी है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कानून का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। एसआईटी मामले की जांच में लगी हुई है। एसआईटी ने किडनैपिंग केस में पूर्व मंत्री एसडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में एसआईटी ने अब सबूत इकट्ठा करने के लिए उनके घर की तलाशी ली है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल ने महिलाओं के शोषण के करीब 3000 वीडियो बनाए। इन वीडियो के लीक होने के बाद पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों को बदनामी का डर सता रहा है। वीडियो में दिखने वाली विक्टिम का कहना है कि प्रज्वल को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि वो कभी सिर ऊंचा करके न चल सके। अगर उसे सजा नहीं मिली तो वो फिर से ऐसा ही करेगा। वीडियो वायरल होने के बाद विक्टिम महिलाओं और उनके परिवारों को बदनामी का डर सता रहा है। हासन जिले से कई महिलाएं बदनामी के डर से घर छोड़ चुकी हैं। क्लिप के जरिए पहचान उजागर होने पर कई महिलाओं ने खुद को घर में भी कैद कर लिया है तो कई सदमे में हैं। दूसरी तरफ सेक्स स्कैंडल मामले में पीएम मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। पीएम ने मामले में कर्नाटक सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एसडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना की मुसीबतें आपको बता दें कि लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अदालत ने एक महिला के अपहरण के मामले में रेवन्ना के रिश्तेदार सतीश बाबू उर्फ सतीश बबन्ना को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच पीड़िता के साथ एसआईटी ने मामले के संबंध में बेंगलुरु के बसवनगुड़ी में रेवन्ना के आवास का निरीक्षण किया। रेवन्ना को महिलाओं का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना वीडियो वायरल होने के साथ ही जर्मनी चला गया था। कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। इंडिया गठबंधन रेवन्ना मामले को लेकर बीजेपी को लगातार घेर रहा है तो दूसरी तरफ चुनावों में अब राइट टू रिजेक्ट की मांग भी उठने लगी है। चुनाव में नोटा को बहुमत मिलने पर दोबारा चुनाव कराने बेहद जरूरी बताए जा रहे हैं। आखिर राइट टू रिजेक्ट के लिए क्यों जरूरी है नोटा, देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे देश में चुनाव की रफ्तार तेज होती जा रही है वैसे ही नए मुद्दों पर विवाद सामने आ रहा है। अब एक बार फिर देश में नोटा का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नोटा को राइट टू रिजेक्ट के लिए काफी अहम बताया जा रहा है। दरअसल नोटा को पूर्ण बहुमत मिलने की स्थिति में दोबारा चुनाव कराने की मांग की जा रही है। लोगों का मत है कि ऐसा होने पर ही राजनीतिक दल स्वच्छ और अच्छी छवि के उम्मीदवार खड़े करने को बाध्य होंगे और उम्मीदवारों में भी नोटा के प्रति भय पैदा होगा। तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में तो करीब 60 लाख मतदाताओं और 2019 में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना है। लोगों का मानना है कि जब तक नोटा को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता है तब तक राइट टू रिजेक्ट का अधिकार भी अधूरा ही है। सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध जीत की घोषणा के बाद से इस मामले में विवाद तेज हो गए हैं। सूरत में विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने साजिशन सभी उम्मीदवारों का नामांकन वापस करवाया है। इसके बाद नोटा को भी एक प्रत्याशी के तौर पर मान्यता देने की मांग सामने आ रही है। वहीं इंदौर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस जनता से नोटा को वोट देने की जोरदार अपील कर रही है। इन सभी परिस्थितियों में नोटा अहम मुद्दा बन चुका है।
आपको बता दें, नोटा से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। याचिका में नोटा को भी स्वतंत्र प्रत्याशी की मान्यता देते हुए उसे बहुमत मिलने पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है, लेकिन मामले में अब तक सुनवाई नहीं हुई है। अब ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इन दिनों खाली बैठे हुए बॉलीवुड के एक्टर शेखर सुमन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्योंकि भाई पैसा और काम दोनों ही बीजेपी के पास में है। अब लेकिन शेखर सुमन को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी हो उनको सिर्फ अपनी आंखों से देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पोल खोल मना है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।